गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के ही हिस्ट्री में लेसन नंबर फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहले हम चैप्टर के नेम की ही बात कर लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन इट मीन्स फ्रांसीसी क्रांति। जो फ्रेंच कंट्रीज़ थी उनके बीच अवेयरनेस फैलता है, इनलाइटमेंट होता है ड्यू टू द लिबर्टी, ड्यू टू द इक्वालिटी, ड्यू टू द फर्टिनिटी और बहुत सारे उनके फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो उन्हीं चीज़ों को बेस बनाया जाता है और उन्हीं चीज़ों को बेस बनाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। तो आज इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। वन कोटेशन इज रिटन हियर, पावर टेंड्स टू करप्ट, यानी शक्ति भ्रष्ट करती है, करप्ट करती है, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। इट मीन्स कि शक्ति है वो किसी भी ह्यूमन माइंड को खराब कर देती है, बट पूर्णतः किसी को शक्ति देना, किसी व्यक्ति को पूरी तरीके से अथॉरिटी दे देना, पूरे तरीके से पावर दे देना, वो उस व्यक्ति को पूरी तरीके से करप्ट कर देती है, पूरे तरीके से उसके माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, ऐसा मानना है लॉर्ड एक्टन का। दीज लाइन्स रिटन बाय द लॉर्ड एक्टन एंड लाइन्स आर, पावर टेंड टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। इट मीन्स इसी चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें लुई 16 की, तो उसके ऊपर ये लाइनें बिल्कुल एग्जैक्टली सही बैठती हैं और बिल्कुल लगती भी सही है। बिकॉज जिस तरीके से लुई 16 जब राजगद्दी पे बैठता है, द थ्रोन पे विराजमान होता है, तो उसके बाद वो जो एक्टिविटीज़ करता है, वो जो काम करता है, उसके द्वारा जो एक्शंस किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को शो करते हैं। हिस्ट्री ऑफ फ्रांस टाइम पीरियड, इट मीन्स इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट the time period between the 1789 to 1815। यानी 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है और 1815 द बैटल ऑफ वाटरलू। इट मीन्स नेपोलियन को हराया जाता है 4 प्रोमिनेंट पावर्स के द्वारा, रसिया, ब्रिटेन, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। ये चारों मिलकर 1815 में नेपोलियन को हराती हैं। यहाँ तक इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो आप 10th क्लास में देख पाएंगे। द वेरी फर्स्ट चैप्टर, द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हाफ हिस्ट्री का पोर्शन आप 9th में पढ़ेंगे, हाफ 10th में पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इन दिस पीरियड्स बेस्ड ऑन इनलाइटमेंट आइडियाज़, यानी इस अगर समय की बात करें 1789 टू 1815 की, तो 3 बातें बड़ी प्रोमिनेंट रही। वन इज़ लिबर्टी, सेकेंड वन इज़ इक्वालिटी एंड थर्ड वन इज़ फर्टर्निटी। इट मीन्स लोगों को रियलाइज हुआ कि अमंग इन दी सोसाइटी लिबर्टी इज़ मस्ट, इक्वालिटी इज़ मस्ट, फर्टर्निटी इज़ मस्ट। बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर हमें ज़रूरत रहती है लिबर्टी की, फ्रीडम की, कहीं ना कहीं हमें नीड महसूस होती है इक्वालिटी की, और कहीं ना कहीं हम बात करते हैं फर्टर्निटी यानी भाईचारे की। तीनों ही चीज़ों को बेस बनाया गया। चाहे हम यहाँ बात कर सकते हैं ह्यूमन राइट्स की, कि मानव अधिकारों को बेस बनाया गया और उन्हीं को बेस बनाकर पूरी की पूरी जो रेवोल्यूशन है उसे किया गया। द प्लेस ऑफ बास्तिल, 14th of July 1789, the city of Paris was in a state of alarm। यानी अगर हम बात करें 14th of July की बात करें, 14 जुलाई 1789 की सुबह अगर बात करें पेरिस की, तो पूरे तरीके से उसमें आंतक का माहौल था, माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। बिकॉज रीज़न क्या था इस चीज़ के पीछे, देखिएगा, रूमर्स स्प्रेड दैट द किंग्स वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। ऐसी बात फैलाई गई
कि राजा जो है वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देगा और आर्मी लोगों के ऊपर ओपन फायर करेगी, सिटीजन्स के ऊपर जो लोग डिमांड कर रहे हैं अपने लिए। इट मीन्स सम्राट ने क्या किया, सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया, ऐसी अफवाह फैलाई गई और इसी अफवाह का एक हिस्सा था कि द मिलिट्री ऑफ द किंग, द मिलिट्री ऑफ द लुइस 16 सेट ओपन फायर ऑन द सिटीजन। और इसी अफवाह के रीज़न बीइंग लोगों को लगा कि शायद ऐसा होगा। सो पीपल गैदर्ड इन द फ्रंट ऑफ द हॉल और द पैलेस। 7,000 men and women gathered in front of the town's halls and decided to form a people militia। यानी लगभग 7,000 औरतें और मर्द टाउन हॉल के सामने इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर एक जन सेना का निर्माण करते हैं। पीपल मिलिटिया मीन्स एक लोगों का ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ पीपल। अब लोगों के हाथों में हथियार थे, क्या था क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें छुपी थी हिस्ट्री के अंदर। और अब देखिए लोगों ने क्या किया। अब बहुत सारों लोगों ने तो ये भी कहा कि लोगों के पास हथियार नहीं थे, बट बहुत सारों ने ये भी कहा कि जितनी ज़रूरत थी उतने हथियार रखे गए। Several hundred peoples marched toward the eastern part of the cities and stormed the fortress prisons the Bastille। यानी इन लोगों ने क्या किया, हथियारों की खोज के अंदर भवनों में प्रवेश कर गए, फोर्ट्स में प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के रीज़न बीइंग इन्होंने क्या किया, बास्तिल की जेल को तोड़ डाला। और बास्तिल की जेल को जब इन लोगों के द्वारा तोड़ा गया तो वहाँ से भारी मात्रा के अंदर हथियारों को लूटा गया। यानी लोगों ने क्या किया, ऐसा माना गया कि लोग हथियारों की खोज में थे। जिन लोगों के पास हथियार नहीं थे उन लोगों ने यहाँ से हथियार छीने। अब देखिए बास्तिल के ऊपर जब अटैक किया गया बाय द पीपल तो ऐसा कहा गया कि बास्तिल का जो कमांडर था वो मारा गया और यहाँ से कुछ जो प्रिजनर थे, कैदी थी, उनको छुड़वा लिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि जिन कैदियों को छुड़वाया गया उनकी जो संख्या थी वो ओनली 7 थी। ओनली 7 प्रिजनर्स आर देयर, जिनको फ्री करा लिया गया, जिनको आज़ाद करवाया गया। ऐसा कुछ देखने को मिला ऑन द डेट ऑफ द 14th of July 1789 इन द सिटी ऑफ द पेरिस। इट इज़ a movement of the people against the king। नेक्स्ट देखिए द प्लेस ऑफ बास्तिल। बास्तिल was hated by all because it stood for despotic power of the king। अब देखिए कि लोगों ने बास्तिल के ऊपर ही अटैक क्यों किया, यानी उस जेल के ऊपर ही अटैक क्यों किया या उसी को उन्होंने निशाना क्यों बनाया। उसका एक रीज़न था कि बास्तिल वॉज हेटेड बाय ऑल, क्योंकि बास्तिल जो थी सब उससे नफ़रत करते थे। बिकॉज यही एक पार्ट था जहाँ से राजा अपने सारे ऑर्डर को फॉलो करता था, सारे ऑर्डर को पास करता था और यहीं से सारी की सारी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की जाती थी। इट मीन्स कहीं ना कहीं किंग की अगर बात करें तो उसका भी सेटलमेंट यहीं था और यहीं से सारी चीज़ें शुरू होती थी। तो सो लोगों का एगिटेशन, लोगों का एग्रेशन जो था वो बास्तिल के प्रति था। इट स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सेवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। यानी जिन लोगों को लगा, यानी जिन लोगों ने अटैक किया बास्तिल के ऊपर, उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, बास्तिल के अंदर से जो भी पत्थर थे या चीज़ें थी उनको वहाँ से तोड़ा और तोड़ने के बाद में वहाँ से उन चीज़ों को क्या किया गया, कुछ लोगों ने तो एज ए मेमोरी उन लोगों को रख दिया ताकि उन लोगों को लगे कि इन फ्यूचर जब भी उनकी आने वाली जनरेशन्स होगी उनको ये बता पाएँ कि उन्होंने किस तरीके की रेवोल्यूशन को अंजाम दिया था। बट सम पीपल सोल्ड सच टाइप ऑफ fragments, such type of equipment, such type of goods in the markets and take money because they want change in their economic status। लोगों ने चीज़ों को बेचा, शायद उनको लग रहा था कि उन चीज़ों को बेचकर कहीं ना कहीं वो अपना स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस है उसे थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, थोड़ा अच्छा कर लेंगे। शायद ऐसा उन लोगों का सोचना था, शायद ऐसा उन लोगों का मानना था।
आगे देखिए, हिस्टोरियंस सॉ इट एज द बिगनिंग ऑफ द चेन्स ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड बाय द एग्जीक्यूशंस ऑफ द किंग इन फ्रांस। बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है, ऐसा बिलीव है उनका, कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी किंग के अगेंस्ट घटनाओं की, किंग के अगेंस्ट रेवोल्यूशन की, कि इस तरीके की तो और बहुत सारी जो घटनाएं थी वो होनी थी या होना बाकी था। इट मीन्स कहीं ना कहीं फिलोसफर्स को, कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस को ऐसा लगा कि इन फ्यूचर इस टाइप की जो घटनाएं हैं वो होंगी। मीन्स बाय द पीपल सच टाइप ऑफ रेवोल्यूशंस हैपन अगेन एंड अगेन इन फ्यूचर, ऐसा बिलीव किया गया, ऐसा माना गया। अब देखिए, कोई भी क्रांति होती है, कोई भी रिवोल्ट होती है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। अगर हम उन कारणों की बात करें तो व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति के मेन कारण क्या थे। द वेरी फर्स्ट इज डिस्पोटिक रूल्स ऑफ लुइस 16, यानी अगर हम लुइस 16 की बात करें तो उसके द्वारा किया गया रूल्स, उसके द्वारा पास किए गए लॉ एंड ऑर्डर, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब थी। एज अ रिज़ल्ट लोगों को उनके खिलाफ होना पड़ा, लुइस 16 के खिलाफ होना पड़ा। अब क्या कुछ किया लुइस 16 ने, उनको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड्स द थ्रोन ऑफ फ्रांस, यानी 1774 के अंदर 1774 में लुइस 16 बर्बन फैमिली का एक मेंबर था जो कि फ्रांस का राजा बनता है। और राजा बनने के बाद ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, यानी जब उसकी उम्र 20 साल हो जाती है तो उसकी शादी एक ऑस्ट्रियन प्रिंस मरिया से कर दी जाती है। और उसकी शादी में बहुत बड़ा पैसा, बहुत सारी अमाउंट खर्च की जाती है। इट मीन्स ये मान के चलें कि एक अपने आप की रॉयल्टी को दिखाने के लिए, रॉयल पैलेस को दिखाने के लिए, रॉयल स्टैंडर्ड को दिखाने के लिए, राजशाही को दिखाने के लिए बहुत बड़ा पैसा खर्च किया जाता है। इवन तक कि ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की जाती कि कितना पैसा खर्च किया गया, लोगों की कंडीशंस क्या हैं। इन चीज़ों को नकारते हुए लुइस 16 अपनी शादी में मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्पेंड करता है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फ्रेंच फाइनेंशियल रिसोर्सेस। इसके साथ साथ देखिए, फ्रांस के अगर राजा की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने जो फ्रेंड्स कंट्री थे उनके साथ वॉर में इंगेज रहता है। और लगभग ऐसा माना जाता है कि ये लॉन्ग स्पेल जो था वो इंगेज रहा लुइस 16 वॉर के अंदर। और युद्धों में तो आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिसोर्सेज, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग को इंगेज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लॉस हुआ ह्यूमन बीइंग का एज वेल एज फाइनेंशियल आल्सो। इट मीन्स कि स्टेट की डे टू डे में जो फाइनेंशियल जो पोजीशन थी वो वीक होती चली गई और ख़राब होती चली गई। और कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर, इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, फाइनेंशियल क्राइसिस आर देयर। द वॉर एड्स मोर देन $1 billion livre to a debt that had already risen to more than $2 billion livre, 13 अमेरिकन कॉलोनीज। यानी युद्धों की अगर बात की जाए तो युद्धों के दौरान राजा को बहुत सारा पैसा और एज ए लोन लेना पड़ा और कहीं ना कहीं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था। तो इट मीन्स राजा के ऊपर डे टू डे लाइफ में जो कर्जा था वो बढ़ रहा था। ये भी एक बड़ा रीज़न रहा। इट मीन्स कि लोगों की वेलफेयर पॉलिसीज़ को डिनाई कर दिया गया कम्प्लीटली। लोगों के लिए कोई खास पॉलिसी लॉन्च नहीं की गई बाय द लुइस 16। सो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि वॉर होना, युद्धों में एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करे, उनकी वेलफेयर पॉलिसी बनाए। नेक्स्ट देखिए, to meet its regular expansion such as the cost of maintaining an army, the court, running government officials, universities and state was forced to increase taxes. It means by the Louis 16 अपना जो रेगुलर जो एक्सपेंशन था, रेगुलर जो पैसा खर्च हो रहा था वो तो हो ही रहा था,
बट इसके अलावा जो रॉयल स्टैंडर्ड मेंटेन करना था, चाहे हम आर्मी की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द कोर्ट्स ऑफ द लुईस XVI, इफ़ यू टॉक अबाउट द रनिंग गवर्नमेंट और द ऑफिशियल्स, इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ अंडर कंट्रोल ऑफ द लुईस XVI, इन सब चीज़ों के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा था बाय द लुईस XVI, और स्टेट डे टू डे डाउन होता जा रहा था। स्टेट के अंदर डे टू डे में जो कर्जा था वो और ज़्यादा होता जा रहा था। इट मीन्स फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द लुईस XVI और द अंडर द लुईस XVI। द सेकेंड वन इज़ डिवीज़न ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। यानी अगर हम बात करें फ्रेंच सोसाइटी की या फ्रांसीसी समाज की बात करें, तो फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, बटी हुई थी। एक्सिस्टिंग सिस्टम ऑफ द फ्यूडलिज्म्स अंडर ए किंग एंड क्वीन, यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो राजा और रानी के अंडर हुआ करता था, उन्हीं के अंडर सारी पॉलिसीज़ बनती थी। चाहे वो एग्जीक्यूटिव की बात करें, जुडिशरी की बात करें या लेजिस्लेचर की बात करें, ऑल एक्शंस आर डन अंडर कंट्रोल बाय द किंग और द लुईस XVI और द क्वीन मारिया। पीपल were divided into 3 states or social classes. It means according to the working, according to the philosophy of that particular area, the society or the peoples was divided at that time into 3 groups: the first state, the second state and the third state. If we talk about the first state, तो उसमें पादरी वर्ग था, चर्च और चर्च से बिलोंग करने वाले जो लोग थे उन सबको फर्स्ट स्टेट के अंदर रखा गया। इन सेकंड स्टेट इलाइट ग्रुप आर देयर, इट मीन्स अभिजन वर्ग, कुलीन वर्ग को सेकंड स्टेट में रखा गया। एंड थर्ड स्टेट, इट मीन्स इन थर्ड स्टेट बिग बिजनेसमैन आर देयर, बिग ट्रेडर्स आर देयर, court persons are there, advocate are there, lawyers are there, farmers are there, small farmers are there, landless farmers are there, laborers are there and job holders are there. It means according to the classifications of the people, according to the division of the peoples, the society divided into 3 categories and each category having their features, having their uniqueness. Then next, division of the French society. Now it is very important because in examinations so many times this question was asked by the examiner or the paper maker. बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. द वेरी फर्स्ट लाइन इज क्राइटेरिया, सेकंड इज फर्स्ट स्टेट, थर्ड सेकंड स्टेट एंड फोर्थ थर्ड स्टेट. इट मीन्स पहली लाइन में क्राइटेरिया की बात की गई है. फर्स्ट, कंपैरिजन ऑफ क्लर्गी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च. यानी अगर हम फर्स्ट की बात करें, कंपोजिशन की बात कर लें, तो फर्स्ट स्टेट के अंदर इसे क्लर्गी भी कहा गया और इसके अंदर रोमन कैथोलिक जो चर्च या उससे बिलोंग करने वाले जो लोग थे वो सारे लोग थे. सेकंड, रिच नोबल्स होल्डिंग हाई ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट. इट मीन्स इन सेकंड स्टेट रिच नोबल्स आर देयर, गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स आर देयर. एंड थर्ड स्टेट कॉन्स्टिट्यूट द रिच बिजनेसमैन, वर्कर्स एंड पीजेंट्स. यानी बिजनेसमैन, वर्कर्स और किसान. इनलाइटमेंट आइडियाज़, यानी किस किस आइडियाज़ को लेकर किस स्टेट के द्वारा किस तरीके की बात की गई, किस तरीके की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, किस तरीके की बातें की गई. तो द वेरी फर्स्ट वन इज़ अगेंस्ट इनलाइटमेंट आइडियाज़. इट मीन्स कि द आइडिया ऑफ द लिबर्टी, आइडिया ऑफ द फ्रीडम, आइडिया ऑफ द फर्टर्निटी, इन आइडियाज़ को कंप्लीटली डिनाई किया गया बाय द फर्स्ट स्टेट. इट मीन्स पादरी वर्ग ने या कैथोलिक चर्च से रिलेटेड जो लोग थे उन सब लोगों ने इन चीज़ों को नकार दिया. बट इन सेकंड स्टेट आल्सो इट इज़ अगेंस्ट
ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द इनलाइटमेंट, यानी अवेयरनेस के, इनलाइटमेंट के आइडियाज़ के अगेंस्ट थे ये लोग भी. बट थर्ड स्टेट बिलीव्ड इन द इनलाइटमेंट आइडियाज़. तीसरा जो स्टेट था वो विश्वास करता था किसमें, इनलाइटमेंट के अंदर, अवेयरनेस में, कहीं ना कहीं जागरूकता में, कहीं ना कहीं लिबर्टीज़ में, कहीं ना कहीं राइट्स में. Proportion of population. Now we talk about the composition of population. The first and the second state together comprise of 2% of the total population of France. यानी अगर हम फर्स्ट और सेकंड अगर हम बात करें किसकी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की, तो इनकी पॉपुलेशन को कंबाइंडली अगर हम परसेंटेज में इंक्लूड करें तो 2% आर देयर. बट इन थर्ड स्टेट 80% पॉपुलेशंस आर देयर. इट मीन्स सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेट को अगर मिलाएं तो 2% पॉपुलेशन बनती थी, और वहीं थर्ड को अगर मिलाएं तो थर्ड की अकेले की 98% पॉपुलेशन थी. लैंड होल्डिंग्स, फर्स्ट स्टेट्स ओवन बाय 10% ऑफ द टोटल लैंड रिसोर्सेज, यानी टोटल लैंड का 10% हिस्सा कैथोलिक चर्च के पास था. वहीं अगर सेकंड स्टेट की बात करें तो ओवन 30% ऑफ द टोटल लैंड रिसोर्सेज. इट मीन सेकंड स्टेट के पास 30% के आसपास लैंड थी. वहीं अगर हम थर्ड स्टेट की बात करें तो दे वर होल्डिंग नियर अबाउट 60% टोटल लैंड रिसोर्सेज. नाउ वी टॉक अबाउट द टैक्सेशन और द टैक्स, कि कौन सा ग्रुप कितना टैक्स पे करता था. तो पेड 2% ऑफ देयर इनकम्स गेन थ्रू टेक टू टैक्स, यानी सिर्फ इन लोगों की बात करें तो मुश्किल से सिर्फ 2% ही ये टैक्स पे करते थे अपनी टोटल अर्निंग का. इन सेकंड स्टेट पेड नो टैक्सेस बिकॉज ऑफ ए फ्यूडल सिस्टम्स ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड नो टैक्सेस, यानी ड्यू टू दी फ्यूडल सिस्टम सेकंड स्टेट जो था वो कोई भी टैक्स पे नहीं करता था. बट अब बात आती है कि जब 2% फर्स्ट पे कर रहा है, सेकंड 0 कर रहा है, तो थर्ड 98% करेगा. पेड नियरली हाफ ऑफ देयर इनकम्स इन टैक्स इन डेली कमोडिटीज लाइक शॉप, साल्ट, ब्रेड, ड्यूज टू नोबल्स एंड टेड टू दी चर्च. यानी कहीं ना कहीं थर्ड जो स्टेट था उनकी टोटल जो इनकम थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, नियर अबाउट हाफ ऑफ दी इनकम जो थी वो एज ए टैक्स उन्हें पे करनी पड़ती थी. चाहे वो डेली कमोडिटीज़ की बात करें, रिलीजियस टैक्स की बात करें, या फिर डायरेक्ट टैक्स की बात करें जो कि दिया गया था किंग को और लुई 16 को. द थर्ड वन इज सब्सटेंस क्राइसिस. द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियंस इन 1715 टू 28 मिलियंस इन 1789. यानी नेक्स्ट जो रीज़न बना वो बना पॉपुलेशन का. बहुत ही थोड़े समय के अंदर फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो जाती है 23 मिलियन से 28 मिलियन. और इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नीड्स पूरी करना, डिमांड्स पूरी करना, इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज प्रोडक्शन वर वेरी लिमिटेड बट पॉपुलेशन आर इंक्रीज डे बाय डे. जनसंख्या बढ़ रही थी बट प्रोडक्शन स्टिल रिमेन्स एज ए पॉइंट. प्रोडक्शंस ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद दी डिमांड्स, यानी प्रोडक्शन को जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाई. एज ए रिज़ल्ट लोगों की डिमांड्स ज़्यादा थी और प्रोडक्शन कम थी. दोनों के बीच अनबैलेंस था, बैलेंस कभी बन ही नहीं पाया बिकॉज बाय द स्टेट कोई भी ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं की गई जिसमें ऐसी कोशिश की गई हो कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई हो और डिमांड जो पॉपुलेशन है वो कम हुई हो. It means unbalance are there between the demands of the people and production. Wages are fixed and did not keep pace with the rise in price, so that gap between the poor and the rich widened. It means कि with the passage of the time चीज़ों का जो प्राइस था, गुड्स का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा हाई होता चला गया और जो लोअर जो फैमिलीज थी, पुअर जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, उनके लिए उन चीज़ों को गेन करना, उन चीज़ों को परचेज़ करना इम्पॉसिबल हो गया था. सो कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट हो गया बिटवीन द रिच पीपल्स एंड द पुअर पीपल. तो ये भी एक बड़ा लॉजिक बना. इसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं स्पेशल राइट्स की. स्पेशल राइट बेसिस ऑन द बर्थ प्लेस.
यानी जन्म के आधार पे बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे राइट्स दिए गए। वहीं अगर हम थर्ड स्टेट की बात करें तो वहाँ किसी को बर्थ के बिहाफ पे कोई भी राइट्स नहीं दिया गया। सो इस बात को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया, इस बात को भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया अमंग इन दी पीपल, एंड पीपल डिमांड्स फॉर देयर फंडामेंटल राइट्स, राइट टू स्पीक, राइट टू लिबर्टी, राइट टू रिलीजन्स, राइट टू वोट्स, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। इट मीन्स लोगों में जब जागरूकता आई, इनलाइटमेंट आया, ड्यू टू दी फर्टिलिटी, ड्यू टू दी इक्वालिटी, ड्यू टू दी फ्रीडम, तो लोगों ने डिमांड करना शुरू किया अपनी राइट्स को लेकर। Droughts or hails reduced the harvest. This led to the subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the oil regime. It means कि इसके साथ साथ अगर हम नेचुरल डिज़ास्टर्स की बात करें, नेचुरल कैलेमिटीज़ की बात करें, वो भी अपीयर हुई। और इसी रीज़न बिंग जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, जितनी प्रोडक्शन को अंजुम किया गया, जितना सोचा गया बाय द फार्मर, उतना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाया और कहीं ना कहीं फूड क्राइसिस, प्रोडक्शन क्राइसिस दिखाई दिए। फोर्थ वन इज़ इंस्पिरेशन फॉर्म्स ऑफ फिलोसफर, मीन्स सम फिलोसफर्स आर देयर, और उन फिलोसफर के द्वारा अपनी अपनी आइडियोलॉजी को पेश किया गया, अपनी अपनी बातों को पेश किया गया, और उन बातों को ही इन फ्यूचर बाय द पीपल, बाय द डिफरेंट कम्युनिटीज़ बेस बनाया गया। अब क्या क्या बातें रही उन चीज़ों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फिलोसफर्स लाइक जॉन लॉक के द्वारा एक बुक लिखी गई, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी शासन पर 2 निबंध, शोड टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन्स एंड एब्सोल्यूट राइट। इट मीन्स जो जॉन लॉक थे उनके द्वारा जो चीज़ें कही गई, उन्होंने कहा कि देवीय जो अधिकार है या निरंकुश जो राइट्स हैं, उन चीज़ों को सबसे पहले ख़त्म किया जाना चाहिए। इट मीन्स भगवान ने किसी स्टेट को नहीं बनाया, ऐसी बात की गई क्या कि गॉड डिवाइन पावर है वही है और एब्सोल्यूट जो राइट्स हैं वो कुछ नहीं होते। इन चीज़ों की भी बात की गई। जून जैक्स अगर रूसो की बात करें, नेक्स्ट वन इज़, तो कैरीड द आइडियाज़ फॉरवर्ड्स proposing a forms of government based on the social contract between peoples and their representative। जीन जैक्स रूसो जो था उसके द्वारा एक बुक लिखी जाती है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक समझौता। और इस बुक में उन्होंने बात की कि चाहे कोई भी सरकार है, बट एक चीज़ ज़रूर होना चाहिए, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रूलर्स एंड द पीपल, कि लोगों के बीच और सरकार के बीच एक समझौता होना चाहिए, और जो समझौता होगा उस समझौते के अंदर कुछ रूल्स होंगे और इन रूल्स को फॉलो करना होगा बाय द किंग एंड बाय द पीपल। इट मीन्स ऑल पीपल्स आर अंडर किंग आल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझौते के अंडर होंगे, कोई भी समझौते से ऊपर नहीं होगा, कोई भी रूल से ऊपर नहीं होगा। उन्होंने ऐसा कुछ बोला। इन द स्पिरिट्स ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा एक बुक लिखी गई, द स्पिरिट्स ऑफ द लॉज, प्रपोज ए डिविजन्स ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो बुक लिखी गई उसमें उसने ये प्रपोज किया, उसने एक तरीके की एडवाइस दी कि ऑन द बेसिस ऑफ द पावर गवर्नमेंट शुड डिवाइड्स देयर पावर अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और इन दी लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसका ऐसा मानना था कि सरकार की जो पावर है उसका डिवीज़न हो जाना चाहिए, उसको बांट देना चाहिए, और जब पावर का डिवीज़न होगा तो कोई भी क्लैश नहीं होगा। बिकॉज कोई भी अगर लॉज पास करना है, कोई भी कानून पास करना है, तो फिर उसके लिए ये ज़रूरी रहेगा कि गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन प्रॉपरली काम करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसे मेंटेन कर पाना इजी नहीं है। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, आपके पठन पाठन की प्रोसेस में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।